आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये विरोधाभास दिल्ली के ताज़ा एनसीआरबी डेटा से जुड़ा है। हाँ, मतलब हम शैडो ऑफ द कैपिटल रिपोर्ट देख रहे थे, जो कि दिल्ली की 2024 की क्राइम प्रोफाइल है, और इसके आंकड़े सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा। अगर हम नंबर्स पर जाएं तो पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। सही कहा। देखिए, दिल्ली में इस साल 2,75,000 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जो कि अगर हम तुलना करें मुंबई से, हाँ, दूसरे नंबर पर मौजूद मुंबई से, तो ये सीधे सीधे 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना। इसी वजह से तो इसे अक्सर क्राइम कैपिटल का टैग दे दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। पुलिस और प्रशासन जो है ना, वो इसे एक सफलता की तरह देख रहे हैं। और उसका कारण वो 15% की गिरावट है। हाँ, पिछले साल के मुकाबले कुल अपराधों में 15% की भारी गिरावट आई है। मतलब एक ही शहर है, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज कर रहा है, और फिर भी आंकड़े कह रहे हैं कि अपराध तो कम हो रहे हैं। यही इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प और उलझा हुआ हिस्सा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों विरोधी बातों के बीच की असल सच्चाई क्या है। ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे कर रहा है। मैं बता रही हूँ, हम अक्सर उस 2,75,000 के भारी भरकम आंकड़े को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि शहर का साइज और वहाँ का प्रशासन इस नंबर को कैसे प्रभावित करता है। मतलब मुंबई में सिर्फ 51,000 के आसपास मामले दर्ज हुए। हाँ, और दिल्ली में आंकड़ा 2.5 लाख के पार है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुंबई की सड़कें अचानक से पूरी तरह सुरक्षित हो गई हैं और दिल्ली में हर कदम पर खतरा है। सही बात है। हमें ये देखना होगा कि क्या पुलिस मामले दर्ज करने में आनाकानी कर रही है या फिर हर छोटी शिकायत को सिस्टम में डाल रही है। दर्ज करने वाली बात पर तो हम आगे विस्तार से आएंगे। बिल्कुल। और जहां तक उस 15% की गिरावट का सवाल है ना, वो कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर हम 2022 से भी तुलना करें तो ये 8.8% कम है। अच्छा, तो मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। हाँ, ये साफ दिखाता है कि सतह के नीचे कुछ ऐसे ढांचागत बदलाव जरूर हो रहे हैं जो ओवरऑल अपराध के ग्राफ को नीचे खींच रहे हैं। लेकिन मेरी परेशानी इस भारी भरकम वॉल्यूम को लेकर है। वॉल्यूम मतलब कुल मामलों की संख्या। हाँ, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी बाल्टी है और वो बाल्टी पानी से एकदम लबालब भरी हुई और छलक रही है। ठीक है। अब कोई मुझसे कहे कि यार नल से पानी गिरने की रफ्तार 15% कम हो गई है, तो ये तकनीकी रूप से तो एक सकारात्मक बात है। हाँ, पानी कम आ रहा है। लेकिन क्या इससे वो बाल्टी सुरक्षित हो गई? मतलब सड़क पर चलने वाले आम इंसान के लिए जो रोज अखबार में क्राइम की खबरें पढ़ता है, उसके लिए ये गिरावट ज्यादा मायने नहीं हत्ती। बिल्कुल। जब बेसलाइन ही 3.25 लाख मुकदमों की हो तो 15% का क्या ही असर दिखेगा। एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये डर एकदम स्वाभाविक है। आपकी बाल्टी वाली बात सही है, पानी अभी भी बहुत ज्यादा है और वो लगातार गिर भी रहा है। वही तो। लेकिन अगर आप प्रशासन के नजरिए से सोचें तो उस नल को धीमा करना ही पहला कदम होता है। जब आपके पास इतने ज्यादा केस होते हैं तो 15% की कमी का सीधा सा मतलब है कि काफी लोग बच गए। हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 40,000 कम लोग अपराध का शिकार हुए। 40,000? ये नंबर तो बड़ा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि 40,000 कम घर लूटे गए या 40,000 कम गाड़ियां चोरी हुई। जमीनी स्तर पर ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये नजरिया भी सही है। लेकिन हाँ, ये बात भी अपनी जगह 100% सच है कि जब तक वो बाल्टी आधी खाली नहीं हो जाती, शहर में जो असुरक्षा का माहौल है ना, वो क्राइम कैपिटल वाला ठप्पा वो लोगों के दिमाग से नहीं हटेगा। एकदम सही। धारणाओं को बदलने में सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलता, उसमें बहुत समय लगता है। तो चलिए ये पता लगाते हैं कि इस विशाल बाल्टी को आखिर भर कौन रहा है। ये बहुत जरूरी सवाल है। रिपोर्ट के आंकड़े साफ बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण चोरी है। अकेले 2024 में दिल्ली में चोरी के 1,80,973 मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये कि भारत के 19 प्रमुख मेट्रो शहरों में होने वाली कुल चोरियों का, ध्यान से सुनिएगा, 80% हिस्सा सिर्फ दिल्ली से आ रहा है। 80%?
ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। अब पुलिस का तर्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में EFIR की सुविधा है। हाँ, वो ऐप वाला सिस्टम। हाँ, लोग ऐप पर जाकर तुरंत अपनी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं, जबकि दूसरे शहरों में पुलिस अक्सर थानों में केस दर्ज करने से कतराती है ताकि उनके इलाके के आंकड़े कम दिखें। देखिए, ये जो बात है ना, तो क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बहाना है? मेरा सवाल ये है कि अगर मेरी गाड़ी चोरी हुई है और मैंने उसे ऐप पे रिपोर्ट कर दिया, तो भाई गाड़ी तो फिर भी चोरी हुई है ना? बिल्कुल, गाड़ी तो गई। क्या हम सिर्फ बेहतर तकनीक और अच्छी रिपोर्टिंग के नाम पर इस हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं कि शहर में चोरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बेखौफ काम कर रहा है? देखिए, पुलिस का वो EFIR वाला जो तर्क है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन वो पूरी सच्चाई भी नहीं है। मतलब आधा सच है। हाँ, भारत में पुलिसिंग के सिस्टम में एक बहुत पुरानी समस्या रही है, जिसे तकनीकी भाषा में बर्किंग कहा जाता है। वर्किंग, ये क्या होता है? बर्किंग मतलब अपराध के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए FIR दर्ज ही न करना या उसे किसी हल्की धारा में दर्ज कर लेना। अच्छा, जैसे जुगाड़ करना आंकड़ों के साथ? बिल्कुल। जब कोई इंसान किसी दूसरे शहर में अपना फोन चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, तो अक्सर उसे थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट थमा दी जाती है, चोरी की नहीं। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। फोन गिर गया होगा आपका। बस वही। तो दिल्ली में इस ऑनलाइन सिस्टम ने उस पुलिस वाले की मानवीय रुकावट को हटा दिया है। इसलिए दिल्ली का डेटा दूसरे शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा ईमानदार है। ठीक है, ईमानदारी अपनी जगह है, लेकिन 80% का भारी हिस्सा। वही मैं कह रही हूँ, 80% का हिस्सा सिर्फ ईमानदारी से नहीं आ सकता। अगर बाकी 18 महानगर मिलकर सिर्फ 20% चोरियां दर्ज कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। ये साफ दिखाता है कि दिल्ली में चोरी के सामान, जैसे आपके मोबाइल फोन हो गए, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हो गए, इन सबको खपाने का एक बहुत ही सुसंगठित और विशाल ग्रे मार्केट मौजूद है, जो ब्लैक मार्केट होता है। हाँ, चोरियां इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि चोरी के सामान को तुरंत कैश में बदलने का पूरा इकोसिस्टम शहर के आसपास बहुत मजबूती से काम कर रहा है। बाप रे, मतलब चोरी करो और तुरंत बेच के पैसे बना लो। बिल्कुल, डिमांड और सप्लाई का खेल है। तो अगर इस EFIR और तेज रिपोर्टिंग वाली पुलिस की थ्योरी को हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेना, तो ये थ्योरी वही ढह जाती है जब हम हिंसक और गंभीर अपराधों की तरफ बढ़ते हैं। सही कहा आपने, वहां आप कुछ नहीं छुपा सकते। हाँ, क्योंकि एक फोन चोरी होने पर तो आप पुलिस स्टेशन जाने से बच सकते हैं, लेकिन हत्या, अपहरण या महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में आप आंकड़े नहीं छिपा सकते। वहां तो पुलिस को सामने आना ही पड़ता है। और वहां के आंकड़े सच में परेशान करने वाले हैं। बहुत डरावने हैं। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को देखें तो 13,396 मामले दर्ज हुए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और 19 मेट्रो शहरों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों का 25% अकेले दिल्ली में है। 1/4 हिस्सा। हाँ, और बुजुर्गों के मामलों को देखें तो 1267 मामले सामने आए, जो सभी महानगरों का 30% है। यहाँ तो कोई ऐप काम नहीं कर रहा ना। तो ये 25 से 30% का एक्स्ट्रा भार क्यों है? यही वो बिंदु है जहां हमें पुलिस और प्रशासन से थोड़ा आगे बढ़कर शहर के सामाजिक भूगोल को समझना पड़ता है। सामाजिक भूगोल मतलब ये कि जब महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध इतने ऊंचे स्तर पर होते हैं, तो ये सिर्फ सड़क पर गश्त लगाने वाले पुलिस वालों की कमी का मामला नहीं रह जाता। तो फिर किसका मामला है? ये दिखाता है कि समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उन्हें निशाना बनाना अपराधियों को बहुत आसान लग रहा है। देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका विस्तार बहुत ही बेतरतीब और तेजी से हुआ है। हाँ, वो तो है। हर तरफ कॉलोनियां बस गई हैं। यहाँ एक तरफ तो आपके पास अत्यधिक सुरक्षित VIP इलाके हैं, और उनके ठीक बगल में ऐसे इलाके हैं जहां बुनियादी ढांचा और सामाजिक सुरक्षा दोनों नदारद हैं। जहां शायद स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। बिल्कुल। बुजुर्ग अक्सर अकेले रहते हैं और कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी के लिए बहुत लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। सार्वजनिक परिवहन में भी कई खामियां हैं। समझ रहा हूँ। तो ये जो 25 से 30% का भारी अनुपात है ना, ये उसी दरार को दिखाता है जो शहर के बुनियादी ढांचे और उसके नागरिकों की सुरक्षा की जरूरतों के बीच मौजूद है। और सामाजिक दरार की आपने जो बात कही, वो मुझे लगता है किशोरों यानी जुवेनाइल्स के आंकड़ों में सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखती है। हाँ, वो हिस्सा तो सच कहूं तो ये इस पूरी रिपोर्ट का मुझे सबसे विचलित करने वाला हिस्सा लगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पूरे देश में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों का जो राष्ट्रीय औसत है वो 7.9% है, जो कि सामान्य लगता है। लेकिन दिल्ली में ये दर 41.6% है।
ये सच में एक रेड अलर्ट है। 41%, ये राष्ट्रीय औसत से 5 गुना से भी अधिक है। मतलब क्या दिल्ली की हवा में कुछ ऐसा है जो यहाँ के बच्चों को इतनी कम उम्र में अपराध की दुनिया में खींच रहा है? ये 41.6% का आंकड़ा किसी भी समाजशास्त्री की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का शामिल होना। देखिए, इसके पीछे कई जटिल चीजें एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहले वही बात जो हमने की, दिल्ली में जो आर्थिक असमानता है वो बहुत ज्यादा दृश्यमान है। मतलब अमीर और गरीब के बीच का फर्क साफ दिखता है। एकदम। एक किशोर जो किसी झुग्गी या अभाव में बड़ा हो रहा है, वो अपने आसपास चमकती हुई दुनिया, महंगी गाड़ियां और तुरंत पैसा कमाने के आकर्षण को हर दिन देखता है। वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा और खतरनाक कारण है संगठित अपराधों का बदलता हुआ तरीका। गैंग्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, कई गिरोहों और गैंग्स अब जानबूझकर 18 साल से कम उम्र के किशोरों को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, वो जानबूझकर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल। उन्हें पता है कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत अगर एक किशोर पकड़ा भी जाता है तो उसे एक वयस्क अपराधी की तरह लंबी और कठोर सजा नहीं मिलेगी। हाँ, तो वो एक तरह से लूप होल का फायदा उठा रहे हैं। एकदम सही। इसलिए इन किशोरों का इस्तेमाल खतरनाक अपराधों को अंजाम देने, हथियार सप्लाई करने या वसूली के लिए एक ढाल के रूप में किया जा रहा है। बाप रे, ये तो बहुत खौफनाक है। ये सिर्फ किशोरों के रास्ता भटकने का मामला नहीं रह गया है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उनका शोषण हो रहा है। और ये बात रिपोर्ट के उन आंकड़ों से भी पुष्ट होती है जो गंभीर अपराधों पर केंद्रित है। जैसे हत्या और अपहरण के आंकड़े। हाँ, अपहरण यानी किडनैपिंग के 5580 मामले सामने आए हैं, जो कि सभी मेट्रो शहरों का 35% हिस्सा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो दिल्ली की हत्या दर 2.3 है, जबकि पूरे देश का राष्ट्रीय औसत केवल 1.9 है। तो दिल्ली यहाँ भी आगे है। हाँ, और जब हत्या की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा हो और हर तीसरा अपहरण आपकी सड़कों से हो रहा हो, तो प्रशासन बस ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि अरे हमारे आंकड़े इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हम काम बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अपराधों को दर्ज करना प्रशासन का दायित्व है, कोई उपलब्धि नहीं है। सही कहा। जब हत्या दर 2.3 हो तो वो एक निर्विवाद सत्य बन जाता है। हत्या कोई ऐसा अपराध तो है नहीं जिसे आप EFIR के डेटा से समझा सकें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो एक डेड बॉडी होती है। हाँ, एक मृत शरीर होता है, एक प्रॉपर पुलिस जांच होती है। ये साफ दिखाता है कि शहर में आपसी रंजिशें, गैंग वॉर और छोटी छोटी बातों पर होने वाली हिंसा का स्तर बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। वो रोड रेज वाले मामले भी तो बहुत होते हैं यहाँ। बिल्कुल। और जब आप इस तरह के गंभीर हिंसक अपराधों को उस 41% वाले किशोर अपराध दर के साथ जोड़ के देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। एक बहुत ही विस्फोटक तस्वीर बनती है। एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जहां मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया है और अपराध करने की जो उम्र है वो लगातार घट रही है। ये वाकई चिंता का विषय है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन गंभीर अपराधों के बाद जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो वहां से एक नई और शायद उससे भी बड़ी समस्या शुरू होती है। आप न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी जेलों की हालत। रिपोर्ट में जेलों के जो आंकड़े हैं वे किसी बुरे सपने जैसे हैं। जेलों की ओवरक्राउडिंग हमेशा से एक मुद्दा रही है। मुद्दा तो है, लेकिन नंबर सुनिए। दिल्ली की जेलों की कुल क्षमता 10,026 कैदियों को रखने की है। ठीक है। लेकिन आज की तारीख में वहां 19,512 कैदी बंद हैं। ऑक्यूपेंसी रेट 194.6% पर है। मतलब क्षमता से लगभग दुगने लोग ठूंसे हुए हैं। 194%? ये अमानवीय है। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ भीड़ की नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 19,000 लोगों में से 88% अंडर ट्रायल्स हैं। 88%? हाँ, मतलब हर 10 में से करीब 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें अदालत ने अब तक दोषी नहीं ठहराया है। उनका ट्रायल अभी बस चल ही रहा है। ये तो सिस्टम का पूरी तरह से फेल होना है। मैंने इसे समझने के लिए एक एनालॉजी सोची। ये तो बिल्कुल उस सरकारी अस्पताल के वेटिंग रूम जैसा हो गया है जहां सिर्फ 10 मरीजों के बैठने की जगह है, लेकिन वहां 20 लोग भरे पड़े हैं। बहुत सटीक उदाहरण है। और उन 20 में से 18 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी पर्ची हाथ में लिए इस इंतजार में खड़े हैं कि कब डॉक्टर उन्हें देखेगा, लेकिन डॉक्टर के पास समय ही नहीं है। इस अस्पताल वाले उदाहरण में मैं एक और परत जोड़ना चाहूंगी। बताइए। सोचिए कि उस वेटिंग रूम में जो 18 लोग इंतजार कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों को शायद सिर्फ मामूली सी बीमारी हो, जैसे हल्का बुखार। हाँ, लेकिन उस भीड़ में बैठे बैठे
उन्हें किसी और से कोई गंभीर इन्फेक्शन हो जाए। अरे बाप रे। जेलों में ठीक ऐसा ही हो रहा है। 194% ऑक्यूपेंसी का सीधा मतलब है कि आपके पास कैदियों के सुधार या उनके पुनर्वास के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। रिहैबिलिटेशन तो भूल ही जाइए। बिल्कुल। जब 88% आबादी सिर्फ अपने मुकदमों की सुनवाई का इंतजार कर रही हो, तो ये पुलिस की नहीं बल्कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और जमानत मिलने में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। तो इसका असर उन कच्चे कैदियों पर क्या होता है? बहुत बुरा असर होता है। एक युवा जो शायद किसी छोटे अपराध या सिर्फ शक के घेरे में पहली बार जेल गया हो, वो उस भयंकर भीड़ में महीनों तक कट्टर और पेशेवर अपराधियों के साथ रहता है। वो भी उनके साथ रहना सीख जाता है। और ऐसे में हमारी जेलें सुधार गृह नहीं बल्कि अपराध की यूनिवर्सिटियां बन जाती हैं। ये अपराध की यूनिवर्सिटियां, बहुत ही भारी शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन सच यही है। दुर्भाग्य से। हाँ। लेकिन इस पूरी निराशाजनक तस्वीर और खचाखच भरी जेलों के बीच रिपोर्ट का एक हिस्सा ऐसा भी है जो थोड़ी उम्मीद जगाता है। अच्छा, कौन सा हिस्सा? ये बताता है कि अगर पुलिस सही जगह वार करे तो नतीजे कितने चौंकाने वाले हो सकते हैं। और वो हिस्सा है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम, इसमें तो मुझे लगा था मामले बढ़े होंगे। मुझे भी ये लगा था। 2022 में दिल्ली में साइबर क्राइम के 685 मामले दर्ज हुए थे। अब इस डिजिटल युग में जहां हर रोज फोन पर ओटीपी स्कैम और ऑनलाइन ठगी होती है, मुझे लगा था यह आंकड़ा आसमान छू रहा होगा। बिल्कुल, आजकल तो हर किसी के पास ठगी के मैसेज आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2024 में साइबर क्राइम के मामले घटकर सिर्फ 404 रह गए। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी गिरावट है। इसका कारण क्या बताया गया है? पुलिस ने यहां सिर्फ सड़क पर गश्त नहीं बढ़ाई, बल्कि एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अपना सारा ध्यान उन म्यूल अकाउंट्स पर केंद्रित किया। म्यूल अकाउंट्स मतलब वो किराए के बैंक खाते? हाँ, जो इस ठगी के पैसे को इधर उधर करने के काम आते थे। उन्होंने इस खेल में शामिल बैंक अधिकारियों तक को गिरफ्तार कर लिया। ये तो बहुत ही शानदार अप्रोच है। सच कहूं तो ये साइबर क्राइम का आंकड़ा पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए केस स्टडी की तरह है। कैसे? देखिए, जब साइबर ठगी होती है तो असली अपराधी अक्सर किसी दूसरे राज्य में बैठा होता है, जैसे जामताड़ा या मेवात में। हाँ, वो तो दिल्ली में होते ही नहीं है। तो पुलिस के लिए वहां जाकर उस एक व्यक्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह समझा कि अपराधी कहीं भी हो, उसे ठगी का पैसा निकालने के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। बिना खाते के पैसा कैसे मिलेगा? बस, तो उन्होंने बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के बजाय सीधा वायरस पे हमला किया। उन्होंने बैंक प्रबंधकों और उन बिचौलियों को पकड़ा जो कुछ पैसों के लालच में फर्जी दस्तावेजों के सहारे ये म्यूल अकाउंट्स खोलते थे। तो जब पैसे का फ्लो कट गया तो अपराध अपने आप नीचे आ गया। एकदम सही। और ये सफलता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इसी टारगेटेड अप्रोच का इस्तेमाल दूसरे अपराधों के लिए नहीं कर सकते? ये एक अच्छा विचार है। उदाहरण के लिए, वो जो चोरी के आंकड़े थे, सड़क पर चोरी करने वालों को पकड़ने के बजाय अगर उस पूरे नेटवर्क पर हमला किया जाए जो चोरी के मोबाइल फोन और गाड़ियों के पुर्जों को खरीद कर बाजार में खपाता है, वो जो ग्रे मार्केट जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, अगर उस ग्रे मार्केट को खत्म कर दें तो शायद वो 1,80,000 चोरियों का विशाल आंकड़ा भी तेजी से नीचे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो अगर हम इस पूरे डेटा और आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने दिल्ली की दो बहुत ही स्पष्ट लेकिन अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं। हाँ, एक विरोधाभास जो हमने शुरू में बात की थी। एक तस्वीर में हमें 2.25 लाख चोरियों का विशाल पहाड़ दिखाई देता है, जहां महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों का प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। और एक ऐसी तस्वीर जहां शहर के युवा और किशोर 41% की दर से अपराध के रास्ते पर जा रहे हैं और हमारी जेलें 194% क्षमता के साथ टूटने की कगार पर हैं। ये तो हो गया नकारात्मक पहलू। लेकिन उसी के समानांतर एक दूसरी तस्वीर भी है जो 15% की कुल गिरावट दिखाती है। एक सकारात्मक संकेत। एक ऐसी व्यवस्था जो EFIR के जरिए मुकदमों को छिपाने के बजाय उन्हें दर्ज करने का साहस दिखा रही है और जो साइबर क्राइम के वित्तीय ढांचे पर वार करके आधुनिक अपराधों की कमर भी तोड़ रही है। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आंकड़े कभी भी केवल काले या सफेद नहीं होते, उनके बीच बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। बिल्कुल सही। दिल्ली की कानून व्यवस्था इस वक्त एक संक्रमण काल से गुजर रही है। प्रशासनिक पारदर्शिता और बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम की वजह से हमें समस्याओं का असली आकार दिखाई देने लगा है। और समस्या को स्वीकार करना ही पहला कदम होता है। हाँ, लेकिन जब तक कमजोर वर्गों की सुरक्षा मजबूत नहीं होती और हिंसक अपराधों का ग्राफ नीचे नहीं आता,
तब तक केवल कुल आंकड़ों में आए गिरावट से शहर के लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता। और ये विश्वास सिर्फ पुलिस की गश्त बढ़ाने से नहीं आएगा। हमने इस पूरी पड़ताल में उन 19,512 कैदियों की बात की, जिनमें से 88% अंडर ट्रायल हैं, जो अपनी सुनवाई का बस इंतजार कर रहे हैं। अब जरा उस भविष्य की कल्पना कीजिए जब ये हजारों लोग जो इस भारी अमानवीय भीड़ में सालों तक खूंखार अपराधियों के साथ रहने को मजबूर हैं, एक दिन रिहा होकर वापस इसी शहर की सड़कों पर आएंगे। ये ख्याल ही डरा देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी व्यवस्था की नींव पर चोट करता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली के लिए असली संकट वो अपराध हैं जो आज बाहर सड़कों पे हो रहे हैं, या फिर वो भयंकर और पेशेवर अपराध हैं जिनकी ट्रेनिंग अनजाने में ही सही हमारी अपनी जेलों की चारदीवारी के भीतर चल रही है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल, इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।